नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में, जहां पर हमारे साथ हैं एलपीएम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन कुमार। आज हम लोग सर से जानेंगे कि बटेर के आहार प्रबंधन कैसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनमोहन सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद। जैसे कि पिछली एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था जी। कि बटेर की कौन कौन सी नस्लें हैं। आपने उसके उन्नत नस्लों के बारे में बताया था, मेल फीमेल को कैसे पहचाने इसके बारे में बताया था, और आवास प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में बताया था। तो हम लोग उस कड़ी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उसके आहार का प्रबंधन कैसे करेंगे। जी। आहार प्रबंधन जो है, किसी भी तरह की फार्मिंग हो, चाहे वो हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, बटेर पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, आहार प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो भी फार्मिंग है उसमें 60 to 70%, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग से अगर कंपेरिजन करें तो 60 to 70% जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो कॉस्ट कैपिटल जो लग रहा है वो फीड पे जाता है। तो इसलिए इसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं आप पिछड़ हुए हैं, कहीं पर भी पिछड़े, तो क्या होगा, आपका फार्म निगेटिव में जाना चालू हो जाएगा। आपको जो अनुमानित आपका जो आना चाहिए आपको प्रॉफिट, वो आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए आहार प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आहार प्रबंधन के करीब जब हम आगे बात करते हैं बटेर के बारे में, तो बटेर हो चाहे कोई भी जानवर हो, उसको चाहे इवन हम लोग भी हों, तो हम लोग को संतुलित आहार सबको आवश्यकता होती है। सेम उसी वही पैमाना उस पर भी लागू होता है, उनको भी जो है संतुलित आहार अवश्य रूप से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतुलित आहार जब हम देंगे तभी हम उसे जो हमको आउटपुट चाहिए, उससे जो मांस उत्पादन चाहिए, जो अंडा चाहिए, जो अंडा का क्वालिटी चाहिए, वो हमको तभी प्राप्त होगा जब हम उसे संतुलित आहार देंगे। तो संतुलित आहार क्या होता है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, वो सब लोग भी जानते हैं, जिसमें क्या हो, उचित मात्रा में प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ऊर्जा हो, एनर्जी हो, जो भी हो सब बैलेंस अमाउंट में हो, उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के माध्यम से ही बटेर पालन या किसी भी तरह का पालन को हम लोग काफ़ी आगे तक ले जाया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी फीड पर, आखिर क्या दाना देंगे। संतुलित आहार तो समझ गए, लेकिन क्या दें, क्या मेरे पास अवेलेबल है। तो हम ये चाहेंगे कि देखिए, इसको आहार को समझने के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम लोग के जो छोटे बच्चे होते हैं उसको हम लोग बहुत सारा का प्रोटीन रिच सप्लीमेंट देते हैं, फिर बड़े होते जाते तो हम लोग एनर्जी पे शिफ्ट करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ग्रोइंग एज होता है उस एज में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, और जैसे जैसे व्यस्त होंगे वहाँ एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो वही चीज़ इस पर भी फॉलो होता है। तो इसके कारण इसी के आधार पर जो है हम लोग इसको 3 भाग में डिवाइड किए हुए हैं, इसका आहार प्रणाली जो है। तो पहला जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्टर मतलब हुआ 0 वीक से लेकर के 4 वीक तक का जो चूजा है, उसको हम लोग स्टार्टर दाना देंगे। 4 वीक से 6 वीक तक जो होता है उसको ग्रोवर बोलते हैं हम लोग, वो ग्रोइंग स्टेज में आता है, और 6 वीक में मैक्सिमम ये बिक जाता है। तो अब किसान भाई, अब इसके बाद एक और ग्रुप आता है, वो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब किसान भाई पहले ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने जो फार्म लगाया है तो किस पर्पस है, या चूजा उत्पादन के लिए है उनका, या तो उनको चूजा सेल करना है, या फिर वो मार्केट में मीट बेच रहे हैं। अगर वो मीट बेच रहे हैं या डायरेक्ट एज ए होल सेल कर रहे हैं, अंडा सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग जो राशन बनाएंगे वो यही 2 टाइप का बनाएंगे, पहला स्टार्टर और दूसरा ग्रोवर। क्योंकि 6 वीक में उनका स्टॉक क्लियर हो जाना है, उसके आगे तो हम अंडा निकाल नहीं रहे हैं। अब अगर कोई लोग अंडा उत्पादन का भी बात कर रहे हैं तो वो लोग तीसरा राशन जो होता है, जिसको बोलते हैं फिनिशर या लेयर राशन बनाएंगे। अब तीनों राशन या तीनों जो दाना है उसमें क्या अंतर होता है, तो दाना में अंतर बेसिकली प्रोटीन का होता है, एनर्जी का होता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि देखिए, हमारे यहाँ बटेर पालन में क्या है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, हम स्टार्टिंग में ही आपको बता दें, क्योंकि किसानों के पास इसका जानकारी नहीं है। दूसरा एक और दिक्कत क्या है कि इसका जो कमर्शियल फीड है, जैसे पोल्ट्री का है, वो अवेलेबल नहीं है, वो कोई, क्योंकि ये इतना प्रचलित है नहीं, तो इसलिए कोई कंपनी बनाती नहीं है। तो इसका भी एक उपाय है। तो सर, हम आपके ही माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि कैसे उस चीज में जो है वो लोग रुचि बढ़ाएं, कैसे वो लोग जो है इसका पालन करें और आसानी से पालन करें। जी, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम ये आप जैसे मार्केट में गए अगर फीड खोजने के लिए, तो आपको बटेर का नहीं मिलेगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या है, जो पोल्ट्री के लिए जो कंसंट्रेट जायर बनाते हैं उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बस उसको क्या करना है, एक बार और ग्राइंड कर लेना है, पतला कर लेना है। ठीक है, और प्रोटीन, चूंकि मार्केट से जो भी हम लोग फीड खरीदते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट लिखा होता है। तो हम लोग जो एज ग्रुप है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोटीन उसको सूटेबल है, उस एज ग्रुप का प्रोटीन वाला उसको दाना देंगे, कितनी मात्रा में उसको दाना देना है वो भी डिस्कस, वो हम बिल्कुल। तो अब आते हैं फर्स्ट ग्रुप पे। पहला जो ग्रुप है क्या कहते हैं हम, स्टार्टर, 0 to 4 वीक्स, उसमें, और उसके बाद वाला जो 4 से 6 वीक वाला, उन दोनों में बस अंतर इतना है प्रोटीन का अंदर। जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा 27% होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर दाना आप मार्केट से ले रहे हैं तो वहाँ तो मेंशन रहेगा आपको कि कितना प्रोटीन है। अगर आप खुद से बना रहे हैं
तो सबसे पहले तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो दाना मतलब जो भोजन का डिज़ाइनिंग करते हैं, उससे आप संपर्क कर लेंगे। वो हमारे कॉलेज में भी अवेलेबल है, आप आके यहाँ पर रिक्वेशन डाल के उनसे कर सकते हैं, या आप और किसी भी माध्यम से, आजकल तो ऐप भी बहुत सारा आ गया, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आप प्रोटीन का ध्यान रखेंगे, 27% प्रोटीन है या उसके आसपास है, तो हम लोग उसको 0 to 4 वीक्स वाले में यूज़ करेंगे। और जैसे उससे आगे बढ़ेंगे तो प्रोटीन को थोड़ा डाउन करना है, 24% पे आना है। उसके बाद जो आपका फाइनल जो एज हो गया जिसमें चूजा उत्पन्न होना, उसमें प्रोटीन कंटेंट 23% पे आके रुक जाएगा, मतलब उससे नीचे नहीं होना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी बात है कि अब हम लोग एनर्जी का बात करते हैं, जो किलो कैलोरी में जिसको मेज़र करते हैं। तो किलो जो एनर्जी है वो स्टार्टिंग में 2750 किलो कैलोरी होना चाहिए, फिर 2600, फिर लास्ट में 1750, मतलब कहने का मतलब उसी रेंज में रहेगा, बहुत ज़्यादा का अंतर। लेकिन प्रोटीन पे बेसिकली ध्यान देना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है इसमें, वैसे इंग्रेडिएंट बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग 3-4 चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका ही सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तीसरा चीज़ हम बात कर रहे हैं कैल्शियम का। कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्शियम इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है जो अंडा देने वाली है, उस केस में, जो जैसे कि हम लोग बात किए 0 to 4 वीक्स वाले, उस केस में जो हम लोग दाना बनाएंगे उसमें 1% कैल्शियम होना चाहिए। उसके बाद वाला जो ग्रुप है उसमें 0.8% कैल्शियम होना चाहिए। लेकिन जो अंडा देने वाले, जो चूजा, जिससे हम लोग जिसके अंडे से हम लोग चूजा निकालेंगे, जो लेयर ग्रुप जिसको बोलते हैं, उसमें कैल्शियम जो अमाउंट होना चाहिए वो 3% होना चाहिए। तो किसान भाई को इन्हीं बातों को ध्यान देना है कि एक तो प्रोटीन और दूसरा कैल्शियम, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एनर्जी रिक्वायरमेंट लगभग सेम ही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फीड को डिज़ाइन करेंगे और उस फीड को ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो मार्केट से अगर हम खरीद रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्रोटीन परसेंटेज कितना है। अगर आप उसको लो प्रोटीन पे खिला रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया इस बात को, लो प्रोटीन पे खिला रहे हैं, तो क्या होगा, आपका वो ग्रोथ नहीं आएगा जो ग्रोथ आपका आना चाहिए। ये एक दिक्कत है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या है कि हम लोग किस चीज़ से दाना बनाएं। मार्केट में भी जो दाना मिलता है वो भी किसी चीज़ से बना होता है। हम लोग अगर घर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले किसान भाई आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप क्या उपजा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े होते हैं। तो उनको ध्यान देना है कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, क्योंकि कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं, जैसे कि हम लोग घर बना रहे हैं, अगर मेरे पास ईंट है तो हम लोग को क्या होता है, ईंट का खर्च बच जाता है, तो अपना जो लेबर रिक्वायरमेंट हुआ वो हुआ, बाकी जो भी और इंग्रेडिएंट है उसका लगता है। तो कहने का मतलब दाना में भी यही, जैसे 5-6 चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज़मीन है, हम किसान भाई हैं, हमारे पास ज़मीन है, कुछ ना कुछ तो हम उपजा ही रहे हैं, मकई उपजा रहे हैं, चावल उपजा रहे हैं, कुछ तो उपजा रहे हैं। तो आपको वो ध्यान देना है कि आप क्या उपजा रहे हैं, क्या आपके पास अवेलेबल है, या फिर लोकल में क्या आपको ईजिली अवेलेबल मिलता है। क्योंकि उससे क्या होगा, हम जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि 60 to 70% क्या होता है, फीड कॉस्ट पे जाता है। तो अगर कोई एक इंग्रेडिएंट भी आपके पास अवेलेबल है, कोई भी एक चीज़ अवेलेबल है, तो उसका कॉस्ट आपको माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट फिर बढ़ेगा। और सारा चीज़ अगर आप मार्केट से खरीद के कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, जो चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप घर से उगा के करें। तो अगर जिनके पास सुगमता से अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या यूज़ करना है, तो सबसे मेजर चीज़ है उसमें मकई, जो मकई बहुत ज़्यादा उपजता है, पीला मकई हो गया। राइस पॉलिश यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रान जो भूसा होता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद कैल्शियम का जहाँ तक प्रोटीन का बात है तो सोयाबीन की खल्ली या फिर ग्राउंडनट, जो क्या बोलते हैं, बादाम की खल्ली, ये दोनों खल्ली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों में प्रोटीन लगभग 45% के आसपास होता है। तो ये एक प्रोटीन का बात हो गया। कैल्शियम का बात जहाँ तक करना है तो कैल्शियम के लिए ऑयस्टर सेल आता है, बहुत सस्ता स्रोत है। चूना पत्थर होता है, चूना केक आता है, वो सबको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर जो मार्केट में अवेलेबल है, और नमक, ये सारे चीज़ को मिलाकर इसका एक निश्चित अनुपात होता है। तो वो अनुपात आप तब डिसाइड कीजिएगा कब किस एज ग्रुप में, जैसे हमने बता दिया आपको कि इस एज ग्रुप में इतना प्रोटीन चाहिए। अब जैसे कि हम स्टार्टिंग वाला कर रहे हैं उसमें हमको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उसके नेक्स्ट वाला में जब हम जाएंगे तो प्रोटीन कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटीन का सोर्स है, जैसे हम बताएं कि सोयाबीन खली और बादाम खली, तो उसको थोड़ा कम कर देंगे। लेकिन कितना कम करना ये आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकते हैं, वो आप अंदाजे से नहीं करेंगे उसको, इसका ध्यान रखना है। क्वांटिटी कितनी देनी है वो जो है उसको कर लेना है। वजन पे, उसके दिन पे जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन का है। अब हम बात करते हैं खुराक पे, किसको कितना देना है। तो जो स्टार्टिंग का जो चूजा बच्चा है उसको आप 5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम से स्टार्ट करना है। और जो वयस्क जो 150-180 के आसपास उसका जिसका ग्राम वजन है, उसको लगभग 25 से 30 ग्राम हम लोग को पर डे दाना देना है, संतुलित आहार सारा बनाया हुआ, ठीक है। और जैसे कि जहाँ तक बात करें ड्रेसिंग, अगर ये इस ग्रोथ रेट में आप देते हैं, मतलब इस संतुलित जो बैलेंस आहार बताए हैं इसमें अगर आप दे रहे हैं तो ग्रोथ जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। 6 वीक 5 से 6 वीक में मार्केटेबल एज में आ जाता है। और अगर ड्रेसिंग परसेंटेज की बात करें कि कितना निकलता है सर, ये किसान भाई के मन में ये सवाल भी आता है कि सर जैसे हम लोग मुर्गी खरीदने जाते हैं तो 1 किलो मुर्गी कटवाएं तो 600 ग्राम मीट आता है, उसमें 300-350 ग्राम कट जाता है। तो इसमें क्या है, लगभग आपका उससे ज़्यादा आता है। अगर आप 140 ग्राम का आपका एक वयस्क बटेर आप बेच रहे हैं तो लगभग 100 ग्राम मीट उसमें एडेबल आपका यूज उसमें कर सकते हैं। ये चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।